हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपका सीटेट दिसंबर 2019 का ये पेपर टू का सीडीपी सेक्शन आज के इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। पेपर टू के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कि आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इससे पहले मैंने पेपर वन के सीडीपी सेक्शन का डिस्कशन किया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों की डिमांड थी कि सर इसके और वीडियोज़ ले आए जाएँ, तो मैं ले करके आया हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज़ मैं लेकर के चलूँगा, यहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आपके आने वाले सीटेट की परीक्षा में भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है साथ ही साथ हमारे अपने आंसर्स देते चलिए और लास्ट में वीडियो के कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सीटेट दिसंबर 2019 दिया था और पेपर टू में मेरे टोटल 114 मार्क्स थे और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरे 28 मार्क्स थे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि क्या आप मुझसे बेटर स्कोर कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नूर एक बच्ची है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गए तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग की, अब क्वेश्चन यहाँ से है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। यानी कि दो चीज़ें पूछी गई, कौन सा अभिविन्यास है और कौन सी अवस्था है। ठीक है, यानी कि कौन सा स्टेज और कौन सा लेवल, ये चीज़ वो पूछना चाह रहा है, कौन सा लेवल और कौन सा स्टेज। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ से ऑप्शंस की। थोड़ा सा मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक डेवलप हो जाए। बात करते हैं, पहला ऑप्शन जो है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कानून एवं व्यवस्था जो है वो पश्च परंपरागत में नहीं आता है, वो आपका इससे पहले की अवस्था में आता है। ठीक, उसके अलावा तो ये तो गलत हो गया आपका। आज्ञा पालन और पूर्व परंपरागत मैचिंग तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आज्ञा पालन की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है कि तुम मुझे अपना लंच आज दो क्योंकि मैंने कल तुम्हें अपना लंच दिया था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अच्छा होना परंपरागत, तो अच्छा होना, अच्छा बनने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, काम यहाँ पे किया जा रहा है जो है आपका आदान और प्रदान के लिए। ये कौन से अभिविन्यास में है, तो आदान प्रदान आपका अभिविन्यास है। और कौन सा स्टेज है, तो स्टेज आप बात कीजिए तो परंपरागत अवस्था, जैसे कि इसको आप कह सकते हैं कि थर्ड लेवल सेकंड स्टेज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो ये आपको मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो लिंग के उपयुक्त जो विशेषताएं मानी जाती है और समाज में इसको बांट दिया जाता है कि नहीं, लड़का जो है ये काम करेगा, लड़की जो है ये काम करेगी, पुरुष जो है ये काम करेंगे, महिला जो है वो ये काम करेंगी। इस चीज़ को कहा जाता है जेंडर रूढ़िवादिताएँ। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिताएँ। आप में से कुछ लोग जेंडर विभेदीकरण पे जा रहे होंगे, लेकिन जेंडर विभेदीकरण वो होता है जो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जिसमें लड़का और लड़की के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि एक टीचर लड़के के तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब लड़कों को
खेल खिलाने के लिए ले जाता है शारीरिक, और लड़कियों से कहता है कि तुम लोग क्लास में बैठो। ये हो गया जेंडर विभेदीकरण। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं तीसरा। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? इसको कहा गया है जैसे कि जो जेंडर विशेषित भूमिकाएं हैं उससे अलग कुछ कहानियां डाली गई हैं जिसमें पिता जो है घर के काम कर रहे हैं, जनरली जो माताएं करती हैं, और जो माता है वो साहसी गतिविधियों कर रही हैं, जिससे कि बच्चों का क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त किया जाए। उनका एक भ्रम टूटे कि नहीं, घर का काम सिर्फ जो है माताएं ही करेंगी, यानी कि औरतें ही करेंगी। ये भ्रम उनका जो है ये टूट जाए। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, जेंडर पक्षपात को सशक्त तो बनाना नहीं है, यानी कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा तो देना नहीं है। उसके अलावा जेंडर स्थिरता को भी प्रोत्साहित नहीं करना है। स्थिरता का मतलब कि लड़का सिर्फ और सिर्फ यही काम करेगा, स्थिर है, चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा जेंडर विभेदीकरण को भी नहीं बढ़ाता है, ये भी मैंने ऊपर बताया जेंडर विभेदीकरण का मतलब भी। तो इस वजह से जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर के सहयोग को विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सीटेट का मैं कहूँगा इसको पेट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं पाड़ यानी ढांचा, स्कैफ होल्डिंग। इसके अलावा इसको और भी कई नामों से दिया गया रहता है। आप अगर जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, स्कैफ होल्डिंग हो गया, पाड़ हो गया, ढांचा हो गया, और आधारभूत सहायता करके भी कई बार इसको दे देता है। तो ये वाइगोत्स्की क्या करते हैं, इनका एक सिद्धांत है, थोड़ा सा मैं ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि मैं जब वीडियो लेकर के आऊँगा तो सारी चीज़ें उसमें बताऊँगा। तो क्या होता है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि जब कोई बच्चा, मान लीजिए कि ये एक बच्चे का संभावित लेवल है, ठीक, जहाँ तक वो काम कर पाता है खुद से, और ये है जहाँ तक वो जा सकता है। बालक यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ तक का काम स्वयं से कर सकता है, लेकिन वो जाने को यहाँ तक जा सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन और सहायता दी जाए तो वो जहाँ तक जा पाता है, जो दूर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, और जो उसको सहायता दी जाती है, आधारभूत सहायता दी जाती है, उसे पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास आ गया। मैंने जब वीडियो ले आया था तब भी मैं कहा था कि हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, आप में से जिनने भी वो वीडियो देखा हो, तो आप 1 सेकंड के अंदर आंसर बता देंगे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु सीमा क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूं तो 11 से 15 या 11 से ऊपर, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो को भी जाकर के आप लोग देख लीजिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई है। अगर यहीं पे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की जगह आगमनात्मक तर्क पूछा होता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या फिर सिर्फ तर्क पूछा होता किस अवधि में तक विकसित हो जाता है तर्क, तो भी सी हो जाता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जिसको कहा जाता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ये डेवलप होता है चौथी अवस्था में, जो अंतिम अवस्था है। इसको आप कहिए कि पूर्वानुमान एक लगा लेते हैं लोग, एक मतलब तर्क के आधार पे पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ठीक, उसके अलावा बात कर लेते हैं, चलिए छठवां क्वेश्चन। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब ये भी जो लोग मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि जैसे ही समाज और संस्कृति की बात आ गई, आंख बंद करके आपको मार देना है आपका लेव वाइगोत्स्की। गलती से मैं बढ़ गया था कोलबर्ग की तरफ। अगर आपके पास सामाजिक और सांस्कृतिक इस तरह से कुछ भी पूछ दिया तो आपको आंख बंद करके मार देना है लेव वाइगोत्स्की, और 100% सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत
था जिसमें उन्होंने बताया था कि समाज और संस्कृति के आधार पे अंतःक्रिया के द्वारा बालक जो है वो सीखता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में था, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं वीडियो के लास्ट में उस पर चर्चा करूंगा। वो मैंने गलती से गलत बता दिया था, थोड़ा जल्दीबाजी, कुछ ऑप्शन पूरी तरीके से ना पढ़ने की वजह से मैंने गलती से उस क्वेश्चन को गलत बता दिया था। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस क्वेश्चन पे चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया वाइगोत्स्की। अब बात कर देते हैं पियाजे के संज्ञान। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आ गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखिए ये बात ये पूछ रहा है कि 6 से 8 का एक शिक्षक है, 6 से 8 का जो शिक्षक है उसको अपनी कक्षा में करना क्या चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह ठीक ऑप्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक लग रहा है। फिर और आगे पढ़ते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि केवल, सिर्फ, ही, ये सब शब्द क्या हैं, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। केवल निर्धारित, तो केवल ये भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है। 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं क्या। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, अच्छा ये देखिए मैंने फिर से गलती कर दी, हतोत्साहित करने की बात हो रहा है। हतोत्साहित अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है और इस वजह से ये ऑप्शन कट हो जाता है, ठीक है। तो अब 3 कट हो गया और चौथा बच गया, 1 बच गया, ऑप्शन नंबर 2, और यही सही है। क्या कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि 6 से 8 ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा है, वर्ष नहीं, 6 से 8 ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कि कम से कम 11 साल का होगा ही होगा। और 11 साल के बच्चों के अंदर तर्क विकसित हो चुका होता है। ये पियाजे की अवस्था में हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक। अब बात कर लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो बनाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हुए, उसमें मैंने हार्वर्ड गार्डनर का नाम लिया था। क्या है कि इनका बहुबुद्धि सिद्धांत सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पूछता है, इसके अंदर की चीज़ें बहुत कम जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अब तार्किक गणितीय बुद्धि वाला एक व्यक्ति चाहिए तो आपको ऐसे ही ऑप्शन खोजने हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस पे। ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, ये तो जाहिर सी बात है कि आपका म्यूजिक वाला अगर होता बुद्धि तब यूज होता। उसके अलावा दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ये भी मैंने अभी ऊपर जो कहा तो संगीतीय बुद्धि वाला है ये। उसके अलावा पैटर्न खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता की संवेदनशीलता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर 4 इस वजह से एकदम 100% सही है। जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें उन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, सीटेट के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। और उसमें जो है तार्किक गणितीय बुद्धि का जब उन्होंने विश्लेषण दिया तो सेम यही चीज़ उन्होंने लिखा हुआ था कि पैटर्न को खोजने, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और उसकी संवेदनशीलता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9वां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, मूल्यों एवं अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, ये क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है, समाजीकरण है और कुछ नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि ये बहुत ही सिंपल सी समाजीकरण की परिभाषा भी है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। समाजीकरण टॉपिक भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए जा करके, ठीक। अब बात करते हैं मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक। तो
अब ये पूछना चाह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में कौन सा कथन सही है। पेपर 1 में भी सेम एक तरह का क्वेश्चन ये पूछा हुआ था और उसका मैंने डिस्कशन किया था। तो आप में से जिन लोगों ने भी वो डिस्कशन देखा हो वो इसका आंसर तुरंत बता देंगे। हालांकि मैंने अपने आनुवांशिकता और वातावरण वाले वीडियो में भी इस बारे में बताया था कि आनुवांशिकता जो है वो आपका जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिख रहा है, जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों की जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों का रोल होता है, दोनों की जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। किसी किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं पे आनुवांशिकता ज़्यादा प्रभावी होती है, कहीं पे वातावरण ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन दोनों का 50-50% है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों की जटिल पारस्परिक क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि अगर एक प्रगतिशील कक्षा है तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, सटीक है, लेकिन फिर भी हमें बाकी के ऑप्शन पढ़ने हैं। विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो निष्क्रिय नहीं है, बालक जो है सक्रिय है, सक्रिय अन्वेषक माना गया है। प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी ने दिया था प्रगतिशील शिक्षा को। उसके बाद विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया, तो दोहराया नहीं जाता है। बालक को यंत्र नहीं बनाना है, बालक को मशीन नहीं बनाना है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। ठीक, उसके अलावा मैंने कई बार इस सब चीज़ों की चर्चा की है। और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार नहीं, विद्यार्थी के द्वारा, विद्यार्थी के अनुसार शिक्षक होगा। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान की संरचना की जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, और करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से 11वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ये हमेशा पूछता है, 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो पहले तो देख लीजिए, सबसे पहले केवल दिया है, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि केवल और केवल जो जहाँ दिया रहे वो एक तरह से आपका निगेटिव ऑप्शन है, तो कट तो वैसे ही हो जाएगा। उसके अलावा न तो सकारात्मक न ही संकलनात्मक, ये तो बिल्कुल गलत ही है। होता क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, जिसको कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, उसमें होता है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है, और जो है इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, समेटिव जो उसको योगात्मक आकलन भी कहते हैं। योगात्मक आकलन आपका हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के तरह होता है, और फॉर्मेटिव जो है वो आपका समय समय पे चलता रहता है, उसमें आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। अगला बात कर लेते हैं, आपकी कक्षा, ये थोड़ा सा देखिए, हाँ, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। एक बच्चा है, किसी सामाजिक वर्ग से आता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जाति से आता हो, या फिर किसी पर्टिकुलर आय वर्ग से आता हो, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह से आता हो, तो उससे ये कहा गया है कि तुम्हारे जो समाज के, जिस समाज से तुम आते हो, उस समाज के लोग जो हैं वो हमेशा शिक्षण में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। ठीक, उसके अलावा रूढ़िवादिता एवं पारंपरिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? आप ऐसे में क्या करेंगे? ठीक, तो बहुत आसान है ये। जैसे आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि जनरली ऐसा किया भी जाता है, सही नहीं है लेकिन ऐसा किया जाता है। तो होता क्या है कि इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। एक तो वैसे ही वो पहले से डरा हुआ है, ऊपर से कुंठा है उसके मन में कि मेरे सामाजिक वर्ग के लोग अच्छा नहीं कर पाते, ऊपर से आप प्रतियोगिता आयोजित कर दीजिए, ये भी गलत है। उसके वैसे भी ये आपके समाज की अवधारणा के खिलाफ है। उसके अलावा विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य कह देना चाहिए कि भाई तुम्हारे यहाँ के लोग जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है
विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ। अब ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे देखिए, आप बच्चे को ये बताएंगे कि तुम्हारे भी समाज के लोग ऐसा किए, और ऐसे लोगों को, मान लीजिए वो बहुत गरीब परिवार से आता है, आप उसे अब्दुल कलाम के बारे में बताइए कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उसके मन में आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कोशिश करे वो पा सकता है। ठीक है, जब आप उसे उदाहरण देंगे तो बिल्कुल इस तरह से वो समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए, दया और सहानुभूति आपको प्रदर्शित नहीं करनी है, आपको उनको एक सबके समान व्यवहार करना है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, तो वर्गीकृत शब्द फिर से निगेटिव आ गया, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उन सारे वीडियोस में मैंने कहा हुआ है कि वर्गीकृत शब्द जो है वो निगेटिव वर्ड है और वर्गीकृत नहीं करना है कभी भी बच्चे को। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो केवल शब्द अपने आप में निगेटिव है, मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है। उसके अलावा केवल अगर आप प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा? उन्होंने भी फीस दी है, वो भी पढ़ने के लिए स्कूल आए हैं, फीस नहीं भी दी है तो भी मान लीजिए पढ़ने के लिए तो स्कूल आए हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और एक ऑप्शन आपका सही निकल गया। जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे और एक ऑप्शन आपको सबसे अलग लगेगा। तो जो ऑप्शन सबसे अलग लगेगा वो बिल्कुल सही होगा, आप ये चीज़ ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए, उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर चर्चा की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है तो क्या क्या लक्षण है उसके? पहली चीज़ तो पढ़ने के प्रति उसको चिंता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली या कौशल हो गया है उसका, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई है। आप इन लक्षणों को अगर देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है, जो कि एक पठन विकार है, एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी है ये, ठीक है। सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं है, स्वलीन विद्यार्थी नहीं, स्वलीन मतलब अपने में ही खोया हुआ, सृजनात्मक भी नहीं है और मानसिक क्षति वाला भी नहीं है। उसे क्या है? उसे एक अधिगम अशक्तता है जिसे कहा जाता है डिसलेक्सिया, ठीक, जो तारे ज़मीन पर ईशानंद किशोर अवस्थी को हुआ था, ठीक। अब उसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, 100 को वॉस पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 100 को क्या पढ़ेगा? वॉस पढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें वो करता है प्रदर्शित। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों पेपर बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो रटने उठने पर बल तो बिल्कुल देना ही नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, निगेटिव वर्ड है। उसके अलावा विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक रूपता नहीं लानी है। देखिए, आपसे कहा गया है कि हर एक बच्चा विशिष्ट है, हर एक बच्चा अपने आप में विशेष है, तो उसका जो है उसको निर्देश देने के जो रूप होंगे वो भी तो विशेष होने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना उत्तरों के अन्य, ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि जो है उत्तरों को आप जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के कॉपी में से देख करके छाप दीजिए और खूब ज़्यादा उसको होमवर्क दे दीजिए, अपने हमको कुछ ना करना पड़े, शिक्षक को कुछ ना करना पड़े। भाई आपको आदर्श शिक्षक बनना है, ठीक। तो इस तरह से बच जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन को भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है। विशिष्ट अधिगम उद्देश्य, जो पहले वाले में मैंने बात की, दूसरे वाले में मैंने बात की कि हर बालक अपने आप में विशेष है, तो उसके जो अधिगम के उद्देश्य होंगे वो भी अपने आप में विशिष्ट होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और यही आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था सिर्फ और सिर्फ सीटेट की गलती की वजह से। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने बताया ना मेरा 28 आया था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था? सिर्फ और सिर्फ सीटेट की गलती की वजह से। यहाँ पे दिया हुआ है अपसारी चिंतन पर बल देना, जो बिल्कुल सटीक आंसर है। प्रोत्साहित कर सकती है सृजनात्मकता को कैसे? अपसारी चिंतन पर बल देके, बिल्कुल सटीक आंसर। लेकिन यह आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? आप इंग्लिश साइड में आइए, यहाँ लिखा हुआ है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो शब्द है वो अभिसारी के लिए है, अपसारी के लिए नहीं है, अभिसारी के लिए है। और अपसारी के लिए क्या शब्द है? अपसारी के लिए शब्द है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये जो है ये मिसप्रिंट हुआ था ये दोनों ऑप्शन में, और ये बिल्कुल एक तरह समझिए कि उल्टा हो गया था। मैंने पहला ऑप्शन देखा, आपने देखा अपसारी चिंतन पर बल देना, और बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। लेकिन हमें जाना है ऑप्शन नंबर 3 पे। मूल समाधानों के बारे में, मूल विचारों के बारे में महत्व देना है और प्रोत्साहित करना है अनेक परिप्रेक्ष्यों को। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तीसरा वाला सही है, जो पहला और दूसरा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और ये गलत है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ गलत होता है, तो उसमें इंग्लिश वाले सेक्शन को ही बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। और इंग्लिश वाले सेक्शन में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिया। तो इस ऑप्शन का मतलब मैं आपको बता दूं क्या लिखना चाहता था। लिखना ये चाहता था कि अभिसारी चिंतन पर बल देना, ठीक, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये लिखना चाहता था कि अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करना, ठीक। ये उल्टा लिख दिया था, और उल्टा लिखने की वजह से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही लग रहे थे। लेकिन आपको जब इंग्लिश सेक्शन में आपने देखा तो पहला और दूसरा गलत हो गया, और इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है कक्षा में कौन सा कारक? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ठीक। तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाएंगे तो आप जो है एक तरह से बाह्य अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं, बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि गलत है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की हुई है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, केवल शब्द आ गया, वैसे भी निगेटिव है, और प्राइमरी के बच्चे व्याख्यान विधि कहाँ से जान पाएंगे। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन केवल बच जाता है, जो कि सही है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और ये सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समस्या समाधान की रणनीति। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए समाधान के मूल्यांकन पे, तब तो वैसे भी आपका गलत हो गया। और जब केवल और केवल एक साइड आपको आंसर लेकर के जाता है तो वो क्या होता है? गलत होता है। उसके अलावा क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल देना। केवल शब्द आ गया, निगेटिव है, और केवल परंपरागत की बात कर रहा है तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है, ठीक है। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। अगर आप एक ही आयाम में समस्या प्रस्तुतिकरण में सीमित रहेंगे तो अलग अलग बुद्धियों का विकास कैसे होगा? तो ये भी गलत हो जा रहा है। अगला है आपका साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, बिल्कुल सही है। जैसे समस्या है तो उसको छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना चाहिए कि चलो हमें सीटेट जो है हमारा 5 जुलाई को है, तो मैंने एक 1 मंथ स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो बनाया था वो भी अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित कर दिया था कि भाई 2 दिन में आपको ऐसा काम करना है, अगले 20 दिन आपको ये करना है, अगले 5 दिन आपको ये करना है, और अगले 3 दिन आपको ये करना है, ठीक है।
उसके अलावा बात कर लेते हैं 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। मैंने बार बार कहा है नहीं वाले क्वेश्चंस को ध्यान देना है, और ये गलत हो जाता है तो बहुत दुख भी होता है और नंबर भी खाता है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये क्या है, ये शिक्षण प्रणाली जो है। अब इसमें चारों ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे। वैसे ये बिल्कुल सही है, अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर आता है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बिल्कुल एकदम समझिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है ये। आपको प्रयोग करना है, ज्ञान को स्थिर बनाना है, ठीक है। उसके अलावा संवेद एवं परिचर्चा, तो तीसरा ऑप्शन है संवाद एवं परिचर्चा, जिसमें बात करते हैं कि संवाद बहुत ज़रूरी है बच्चों से, बिल्कुल सही बात है। परिचर्चा करने से उनके विचारों की अंतर्दृष्टि मिलती है, बिल्कुल सही है। और चौथा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल और केवल दोहराने पर ही नहीं ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस वजह से ये जो है प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, और ये ऑप्शन गलत है, और इसी वजह से ये ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं करके पूछा हुआ है, ठीक है। अगला बात कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चले जाते हैं। सिर्फ अब यहाँ से 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा हुआ है तो, और पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने पर ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। पहला तो उनको बाहर जाने के लिए कह देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। आपको जो है बच्चा तो अपने प्रकृति का है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को करना है कुछ। पूरी कक्षा के सामने उन्हें डांट कर तो एम्बेरस हो जाएंगे बेचारे और कुंठित महसूस करेंगे, विद्यालय से पलायन कर जाएंगे, विद्यालय आना नहीं चाहेंगे, पढ़ाई में अरुचि आ जाएगी, ठीक। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, मैंने अभी ऊपर कहा कि संवाद बहुत ज़रूरी है, तो बात करके आप उनकी अरुचि का कारण जान सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, तो बहुत अत्यधिक कुछ भी नहीं किया जाता है, वैसे कहा ही गया है अति का भला कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, और बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उनसे बात कीजिए और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश कीजिए कि बाबू क्या हुआ, क्यों तुम ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है, पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तबीयत खराब है, कोई दुख है, क्या है। 22वां क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम यह बताता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली चीज़ तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दूसरा अनुबंध, तीसरा दंड और चौथा यंत्रवत याद करना। तो यंत्रवत याद करने पर बल नहीं देना है, याद करने पर वैसे भी बल नहीं देना है, बालक को यंत्र बनाना नहीं है, दंड देना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ दो में कन्फ्यूज़न था, ठीक, इन दो में ही कन्फ्यूज़न आता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान या अनुबंधन, दोनों सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि संरचनावादी उपागम में कौन सा। संरचनावादी उपागम में हमेशा याद रखिए कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा होगा तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या किया जाता है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान का ही अवलोकन किया जाता है, ठीक है। तो ये संरचनावादी उपागम है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांतों की संरचना करते हैं। सहज अनुभूत सिद्धांत के बारे में मैंने पिछले बार जब क्वेश्चन डिस्कस किया था वीडियो में, तभी ये बात आई थी, ये क्वेश्चन आया था। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सहज अनुभूत सिद्धांतों के साथ क्या करना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा कि उनसे संवाद करके उनकी अवधारणाओं को क्या देना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। चुनौती किस तरह से, प्रतिकूल प्रमाण दे करके। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। खारिज तो कर नहीं सकते आप सिरे से, नहीं बिल्कुल गलत है, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमको गलत कैसे कर दिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर दें, अनदेखा तो कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि बच्चा घर से जो भी लाता है, अपने विचार, अपनी मातृभाषा, अपने सोच, अपनी संस्कृति, सबको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और बच्चे के इन विचारों को डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। बहुत अच्छे कि जो है हम पढ़ा रहे हैं, तुम बार बार अपना विचार लेकर के डिस्टर्ब कर रहे हो, चुप रहो, बैठो चुपचाप से, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। संज्ञान और संवेग जो है वो एक दूसरे से क्या हैं, अंतः संबंधित हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसका एक दूसरे से स्वतंत्र तो है नहीं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, परतंत्र है, एक दिशीय हैं। इसका मतलब कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा ही कहना चाह रहा है, तो गलत है। ठीक, उसके अलावा एक दिशीय संज्ञान, ये भी सेम वही कि एक दिशीय है, एक दिशीय नहीं है, ये क्या है, ये द्विदिशीय है। ये क्या है कि दोनों यानी कि संज्ञान और संवेग के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगर आपका संवेग जो है वो ठीक नहीं, इमोशनली आप ठीक नहीं है, तो आपको समझ में चीज़ें तुरंत नहीं आएंगी। आपका दिल अगर दुखा हुआ है, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के बुरा लगा है, तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक ऐसा है जो अधिगम को प्रभावित करता है? पहला, विद्यार्थी की अभिरुचि 100% प्रभावित करेगा। विद्यार्थी की अगर अभिरुचि नहीं रहेगी तो अधिगम होगा कहाँ से? दूसरा, सामवेगिक स्वास्थ्य, अभी मैंने ऊपर ही चर्चा की, सामवेगिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी संज्ञान विकसित होगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ बिल्कुल सही है, और पेडागॉजी इसीलिए तो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा क्यों जाता है सीटेट में पेडागॉजी, इसीलिए तो। उसके अलावा विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये भी बिल्कुल प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अधिगम, जैसे अब इसमें कुछ लोग बच्चों को डाउट होगा, भाई वाइगोत्स्की ने साफ साफ कहा है कि संज्ञान के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों को सही माना गया है, वही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इतने लंबे, इतने लेंदी वीडियोस मुझे बनाने पड़ते हैं, और इस वजह से ताकि आपको एक वीडियो में कंप्लीट पैकेज मिल सके। तो क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्या है? तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आगे भी बात कर लेंगे। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, मैंने बार बार कहा है कि जो चीज़ें लगातार और बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करें वो आपको सही नहीं होती हैं, क्योंकि आपको मशीन नहीं बनना है बार बार एक ही काम करके। ठीक है, पुरस्कार एवं दंड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। एनसीएफ में बिल्कुल मनाही की गई है इसकी, और आरटीई में भी। उसके अलावा उद्दीपन और प्रतिक्रिया संबंध, तो ये भी आपको जो है एक तरह से ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे क्या माना गया था? ए को माना गया था, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, जो कि आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 बात कर लेते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग के नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अब जो है किसी पुरस्कार को पाने के लिए वो बार बार गतिविधि करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि बिना पुरस्कार के वो गतिविधि करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब इसका जो है क्या संभावना उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, या फिर दूसरा ऑप्शन है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। तो आनंद तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं, वैसे तो साफ बात तो ये है। ठीक, समझने के लिए आनंद प्राप्त करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाह्य अभिप्रेरणा दी जा रही है। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, तो मैंने अभी कहा कि लगातार ऐसा करने से ये होगा कि पुरस्कार के बिना वो गतिविधि करेंगे ही नहीं। और अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो अन्य लोगों को खुश करने के बजाय नहीं, ये उल्टा जो है वो स्वयं की निपुणता के बजाय अन्य लोगों को खुश करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, उनको एक जो क्या कहते हैं पुरस्कार मिल जाए।
तो इस वजह से यह ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, भौतिकवादी अभिवृत्ति। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहे हैं, पुरस्कार चाह रहे हैं, भौतिकवादी अभिवृत्ति चाह रहे हैं, बाह्य चीज़ों को देख रहे हैं, बाह्य आडंबर को देख रहे हैं, बाह्य अभिप्रेरणा को जी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 27 क्वेश्चन हो गया। चलिए 28वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय। ये वो दूसरा क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ था। ठीक, बाल्यावस्था की अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी कि ये जो है अलग अलग संदर्भों में एक मतलब समझिए कि इंडिया में या फिर अमेरिका में या फिर किसी भी संस्कृति में एक समान होता है बाल्यावस्था, यानी कि सारे लोग जो है बाल्यावस्था में एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। ये मैंने सोच के लगाया था, लेकिन ये क्या था, ये गलत था। ठीक, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ये ठीक है, बिल्कुल आप समझिए कि वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है तो सही है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो ये बताइए, बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं, आप खुद सोच के बताइए, हाँ मत कहिएगा, नहीं तो कोई सुनेगा तो फिर बताएगा आपको। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, और भाई देखिए बाल्यावस्था में शून्य से तो शुरुआत करते नहीं, शैशवावस्था में कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा होता है, कुछ ना कुछ जाना होता है। ठीक, तो ये चीज़ें एकदम गलत हो गई। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्या यहाँ पे जो अप्लाई किया गया है सीटेट के तरफ से, वो मेरी ये सोच है कि उन्होंने यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी को अप्लाई करके सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी कि यहाँ पे नाम न देते हुए वाइगोत्स्की के बारे में बताते हुए यह एक सामाजिक संरचना है कहा गया है। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता आपको मैंने पिछले वीडियो में मध्य बाल्यावस्था के बारे में बताया था, तो आप इसे एक तरह से देखें तो ऑप्शन मैं बताता हूँ, उसके बाद चर्चा करूँगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ गति से होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शैशवावस्था में तेज़ गति से होता है वृद्धि शारीरिक, और उसके बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था में भी थोड़ा बहुत शारीरिक वृद्धि दर्शाया जाता है, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क, तो अमूर्त रूप से सोचने जो है, वैज्ञानिक तर्क करने, ये सब जो है ये योग्यता विकसित होती है पियाजे के अनुसार जो है 11 वर्ष में विकसित होती है, और 11 वर्ष से पूर्व की अवस्था मध्य बाल्यावस्था है, जिसको आप कहिए कि 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष की अवस्था मध्य बाल्यावस्था है सीटेट के अनुसार। आपने कहीं और कुछ भी पढ़ा हो वो आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, जो सीटेट मानता है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अच्छे से पढ़ा है मेरे वीडियो के माध्यम से, तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक जो सोचना है वो प्रारंभ हो जाता है, और कैसे होता है, तो मूर्त रूप से तर्क करना शुरू करते हैं। तो ये सही ऑप्शन है, और बाल्यावस्था उसकी भी आयु सीमा 7 से 11 वर्ष है, और 6 से 10 वर्ष के करीब मध्य बाल्यावस्था की भी मानी गई, 6 से 11 वर्ष तक भी मान ली जाती है। ठीक है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, शैशवावस्था की बात कर रहा है। ठीक, अब आखिरी क्वेश्चन और बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की कौन सी समाजीकरण की एजेंसी है। तो मैंने 1000 बार बताया हुआ है कि परिवार क्या है, वो प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, बिल्कुल 100% इस चीज़ को मान लीजिए कि परिवार प्राथमिक एजेंसी है, और ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूछ लिया जाता है, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो का डिस्कशन भी समाप्त हो गया। हाँ, एक चीज़ रह गया जो क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ ये कहा गया है, मैंने क्या किया था कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए ये देखते ही मैंने क्या किया था, जीन पियाजे लगा दिया था, लेकिन यहाँ से आगे भी बढ़ना था। आगे बढ़ करके सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात आई है, और जहाँ भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात आती है वहाँ लेव वाइगोत्स्की होते हैं 110%।
ठीक। 100% ये बात जान लीजिए, जहाँ भी सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ की बात आती है वहाँ लेव वाइगोत्स्की होते हैं। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही है। और मैंने ऑप्शन नंबर 3 बताया था, जीन पियाजे, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।